कि हम इस क्लास के माध्यम से आप लोगों के अकाउंटिंग के फील्ड में एक नॉलेज को और अपडेट करना चाहते हैं, जिसका नाम है TDS। ये शब्द हर अकाउंटेंट के लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट और अभिन्न अंग है, TDS। और इसी का एक और भाई बंधु है जिसका नाम है TCS। ये TDS और TCS ये दोनों ही शब्द से हर अकाउंटेंट का परिचय होना, इसके साथ मित्रता होना अनिवार्य है। नहीं तो आप लोग जो काम जिस फील्ड में करना चाहते हो वहां फिर आपके लिए परेशानियां, मुश्किलें आएंगी। तो इस TDS TCS के टॉपिक को समझते समय जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो होता है कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसके लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं और वो होता है इनकम टैक्स। सामान्यतः हम चाहें तो आप लोगों से TDS और TCS टॉपिक को अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरा हमेशा से मानना रहा कि यदि हम थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के बारे में भी जान लें तो फिर TDS और TCS के साथ में डील करने में आपको आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। तो हम इन क्लासेस में आप लोगों को सबसे पहले इनकम टैक्स के विषय में कुछ बेसिक मूलभूत बातें बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या कहीं काम करें, खुद का व्यवसाय करें, आप पैसा तो कहीं ना कहीं से कमाओगे, ये बात तो तय है। कोई व्यक्ति महिलाओं को, गर्ल्स को छोड़ के, है ना। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कॉमन सेंस बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के अंदर ही बड़ी पावर है। 8 तारीख को अभी वुमेन्स इंटरनेशनल डे होके गया है, तो आप कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैन के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ना एक बड़ा जो है कॉमन बात है। तो आपको जहां कहीं पैसा की बात आएगी, पैसा कमाने की बात आएगी, वहां वहां इनकम टैक्स की बात आएगी। तो अकाउंटेंट के तौर पर तो TDS TCS हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में हमें इनकम टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि हम अपने क्लाइंट्स से ज्यादा बेटर तरीके से बात कर पाए। आप चाहें तो चेयर थोड़ा नीचे अभी कर सकते हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ आ जाओ। यस, ओके। सो व्हाट इज इनकम टैक्स एंड व्हाट इज TDS TCS, इस विषय पे हम थोड़ा थोड़ा बात करके फिर अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। तो कोई बता सकता है मेरे को इनकम टैक्स क्या है? इनकम पे टैक्स लो। इनकम पर टैक्स लगना इनकम टैक्स है। और कोई? तो जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग्स हुई हैं और जो इनकम हुई है इंसान की, उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू स्लैब। कितना कमाया है, स्लैब डिसाइड है, कितना कमाया तो इतना परसेंट है, और कुछ डिडक्शंस भी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये व्यापार में इन्वॉल्व हैं तो इन्हें वो बेसिक नॉलेज उनको है भी कि इनकम टैक्स एग्जैक्टली एक फाइनेंशियल ईयर में कमाई जाने वाली आय पर लगाया जाता है। कुछ डिडक्शंस भी गवर्नमेंट देती है, इतनी नॉलेज इनको भी है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नॉलेज नहीं होती है। अभी जो इन्होंने कहा कि इनकम पे लगाया जाने वाला टैक्स इनकम टैक्स है, क्या वाकई में इनकम टैक्स इतना ही है? क्या इतने बात कहने से इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना। यदि इतना इजी होता तो CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकीलों के यहाँ पर लोग क्यों जाते कि साहब इनकम पे लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं, बात खत्म। नहीं, इनकम कौन सी? टैक्सेबल इनकम। यहाँ जो कहते हैं ना सस्पेंस है, यहाँ जो क्लाइमैक्स है, वो केवल इनकम कमाने से बात नहीं बनती है। आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स जाएगा। और एग्जैक्टली भारत में, इसकी मैं सामान्य सी परिभाषा बताऊं, भारत में कोई भी व्यक्ति, एक एक शब्द यहां बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में, इंडिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के साधन से किसी भी प्रकार की इनकम कमाता है। यहां लीगल और इलीगल की बात नहीं हो रही है। इनकम कमाई ना, तो आप टैक्स के दायरे में आ गए। तो इसका पूरा नाम है भारतीय आयकर अधिनियम 1961। मेरी क्लासेस अमूमन लंबी क्यों खिंचती हैं? क्योंकि मैं आपको थोड़ा डीप में ले जाने की कोशिश करता हूं।
ताकि आपके पास जो एक कॉमन नॉलेज जो होती है, जनरल नॉलेज, वो नहीं है, वो हो जाएगी, तो आपको भविष्य में बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो हम क्या करने वाले, इन क्लासेस के माध्यम से जो मेरी जनरल नॉलेज है इनकम टैक्स के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इस क्लासेस में हम लोग आज 1 घंटे की क्लास कर रहे हैं। अभी चूंकि होली आने वाली है, 14 तारीख से छुट्टियां लगेंगी, 14, 15, 16 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इन 4 दिनों में 1 घंटे या अधिकतम 2 घंटे की क्लासेस के माध्यम से आपको इनकम टैक्स और ये टीडीएस टीसीएस की बेसिक थ्योरी हम कवर करा दें। बाकी जिन लोगों का प्रैक्टिकली अभी होना है, जैसे 9 से 10 वाला बैच है, उसमें प्रैक्टिकली चीजें चल रही हैं। अच्छा, 9 से 10 वाले बैच के लिए हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाएंगे। बाकी लोग कहेंगे सर हमें, आपको भी मिलेगा। जो बैच पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे देवेश मेरे सामने बैठे हुए हैं, जय आया हुआ है, योगेश, ये लोगों के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो लोग करंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अभी हो ही जाएगा। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको हम अलग से, जैसे कुलदीप भी हैं, कुलदीप आप तो 8 से 9 वाले बैच में ही हो, ठीक है, तो इनको हम अपने यहाँ यही प्रैक्टिकली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों पोर्शंस में पकड़ होना जरूरी है। कंसेप्ट्स भी क्लियर हो और उसका टैली में प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो भी क्लियर होना जरूरी है। तो अभी जो 9 to 10 का जो बैच चल रहा है करंटली, जिसमें शायद आप हैं और आप लोग हैं, आप भी हैं शायद, तो इन लोगों को प्रैक्टिकल बाद में कराएंगे, बट थ्योरेटिकली आज अभी कवर कर लें ताकि आपके पास एक नॉलेज अभी से हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 हमारे देश के अंदर बहुत पुराना कानून हो चुका है, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की इनकम यानी आय पर सरकार को टैक्स चाहिए। कुछ बेसिक प्रश्न जो मेरे मन में उठते हैं, मुझे लगता है आपके मन में भी उठते होंगे कभी ना कभी। उन प्रश्नों के हम पहले जवाब तलाशेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले सर थोड़ा टीडीएस और टीसीएस पर भी हल्की सी आप यदि दया दृष्टि का करते हैं, है ना, थोड़ा सा नजर डाल दें इन पे। तो देखिए भाई, आप क्या करते हो, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एक वित्तीय वर्ष में जितना पैसा आप कमाते हो, अपन शुद्ध देशी भाषा में बात कर रहे हैं, जितना पैसा हम कमाते हैं उस पैसे पर हमें सरकार को टैक्स देना होता है। अभी ये टैक्स देने का जो तरीका है वो सामान्यतः होता है अगले साल सरकार को अपने टैक्स पर कैलकुलेशन करके हम टैक्स भरते हैं। सरकार कहती है कि देखिए इसमें 2 मुख्य खामियां हैं। एक तो टैक्स चोरी होने की संभावना, कैसे हो सकता है, वो व्यक्ति अपनी इनकम दिखाए ना या कम दिखाए, और दूसरी, सरकार को वो टैक्स मिलेगा अगले साल, जबकि खर्चे तो करंट में चलाने ही है। तो सरकार कहती है हमको एडवांस में एक तो टैक्स चाहिए ताकि हम अपने जो साल भर के खर्चे हैं वो मेंटेन कर पाए। नंबर 2, हमें टैक्स की चोरी को भी रोकना है, क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, आपने कोई बैंक से ट्रांजैक्शन कर लिया, बैंक के थ्रू कोई लेन देन हो गया, अब आप उसको छुपा नहीं सकते, यू कैन नॉट हाइड। आप कैश में लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर लो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो किस्मत बहुत खराब है तो एक अलग बात है, अदरवाइज कई बार आपने देखा कैश में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन जो बात नंबर 1 में, यानी कि बात बुक्स में हो गई, यानी कि बैंक में हो गई, वो बात आप हाइड नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यदि एक बार कोई इनकम सरकार को पता चल गई कि आपने ये पैसा कमाया, अब आप उसको छुपा नहीं सकते। जैसे सर एक कोई उदाहरण, आपको बैंक से ब्याज मिलता है, बैंक इस ब्याज, आपकी इनकम है, ये वाली बात सब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, समझते हो। अब ये जो ब्याज मिल रहा है आपको बैंक से, आपकी जो भी एफडीआर है बैंकों में, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, अब सरकार, बैंक क्या करती है, इस इनकम की रिपोर्टिंग किसको भेज देती है, सरकार को, और सरकार को ये आपकी इनकम का सोर्स पता चल गया। अब आपको ये इनकम दर्शानी ही पड़ेगी, आप हाइड नहीं कर सकते। वहीं आपने किसी लोकल में किसी व्यक्ति को कच्चे में, मतलब कि कैश में आपने 2-4-10 लाख रुपए का लोन दे रखा है और वो व्यक्ति आपको हर महीने ब्याज दे रहा है, ऐसी स्थिति में इस ब्याज की रिपोर्टिंग सरकार तक नहीं पहुंच रही, तो क्या होगा, आपको जो जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज को दर्शाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, थैंक यू। ये ब्याज दर्शाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन चाहता है
कि मैं सरकार को टैक्स दूं। ह्यूमन टेंडेंसी है ये। हम चाहे टेलीवर्ड की फीस हो, कम कर लो सर, कम कर लो सर, या सरकार को टैक्स देना हो, बार्गेनिंग हर जगह है। वी वांट टू एस्केप फ्रॉम गिविंग मनी टू अदर्स। जब भी आरती की थाली में पैसा चढ़ाने की बात आती है तो आदमी सबसे छोटा नोट देखता है, होता है नहीं प्रैक्टिकली बात? तो ये क्यों हो रहा है? तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। वही अपने लिए बढ़िया सा मोबाइल खरीदने जहां जहां जाना है, ऑप्शन मिल रहा है 20,000 और 22,000 का, तो आदमी बोलेगा यार 22,000 वाला लूंगा ना। कपड़े लेने हो, अच्छा वाला लूंगा ना। रेल में यात्रा करनी हो, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आदमी बोलेगा यार 200-250 रुपए का अंतर है, 400 रुपए का अंतर है, फर्स्ट क्लास में जाओ ना, सेकंड क्लास में जाओ। वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू, ह्यूमन साइकोलॉजी। वो खर्चे में जब उसको मिलता है, मेरे को कुछ रिटर्न मिल रहा है, मेरे को एंजॉय आ रहा है, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो पैसा ज्यादा खर्च करेगा। अदरवाइज वो पैसा नहीं देना चाहता, खर्च नहीं करना चाहता। तो हमें क्या समझना है कि आयकर के साथ भी बिल्कुल सेम ये स्थिति है। चाहे छोटा व्यक्ति हो या करोड़पति हो, अरबपति हो, हर व्यक्ति टैक्स बचाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है सरकार को जा रहा है ना, फालतू जा रहा है पैसा। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स काम करते हैं देश में, इकोनॉमिक व्यवस्थाओं को, इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। मैं उस विषय में अभी नहीं जाऊंगा, बट मैं आपके पास पहले एक छोटा सा सब्जेक्ट लेकर आया कि सरकार कह रही है कि भैया आप जो टैक्स मुझे दोगे वो कब दोगे? अगले साल। मेरे को चाहिए पहली बात। दूसरी बात, आपने टैक्स समय पर जमा किया कि नहीं किया, आपने इनकम सही दिखाई कि नहीं दिखाई। तो बोले एक काम करते हैं कि जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री, बोले हम तो वहीं पर एक चेक पोस्ट लगा देते हैं। बोले आपको सैलरी मिलती है ना हर महीने? बोले हाँ साहब मिलती है। तो बोले हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, हम तो सैलरी देने वाले को पकड़ेंगे। मेरी कोई बिल्डिंग है, वो मैंने किराए पे दे रखी है, उससे मुझको हर महीने 1 लाख रुपए का किराया आता है। अब वो 1 लाख रुपए का किराया मैं सरकार को दर्शाऊंगा तो मुझे बहुत टैक्स देना पड़ेगा। मैं नहीं दर्शा रहा, लेकिन सरकार ने बोला अब आपसे तो बात करना बेकार है। तो बोले हम किससे बात करेंगे? किराया देने वाले से। तो किराया देने वाले के ऊपर सरकार ने नियम लागू कर दिया। बोले आप यदि किराया दोगे इस लिमिट से ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से। तो बोले आपको इनको पूरा पैसा नहीं देना है, इनके हाथ में कुछ पैसा काट के और इनको देना है, और हमें जमा करा दो, बाद में हम इनसे निपटते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स ऑफ व्हाट? इनकम। इनकम का स्रोत गंगा कहां से निकली? गंगोत्री से। इनकम कहां से आ रही है? किसी न किसी व्यक्ति से। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हो सकता है क्या? बिजनेसमैन। अमूमन ज्यादातर पेमेंट्स कौन कर रहा है? कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है ना, जहां पैसे का इकोनॉमिक एक्टिविटी याद आ रहा है, सर ने समझाया था आप लोगों को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वहां पेमेंट्स होंगे। तो वहां सरकार ने ये रूल्स, ये नियम लागू कर दिए कि भैया पेमेंट करने वाले को ध्यान रखना है कि जिसको व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा है उसकी रिपोर्टिंग सरकार को जाए। तो आप लोग एज एन अकाउंटेंट कहीं ना कहीं काम करोगे किसी बिजनेस में, और वो बिजनेस करेगा पेमेंट। तो उस समय आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि मैं जो पेमेंट्स की एंट्रियां कर रहा हूं या हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट पर टीडीएस या टीसीएस के कौन कौन से रूल्स लागू होंगे। हालांकि टीसीएस थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ये भी समझा दूं, फिर हम इनको डिटेल में समझने का स्टार्ट करेंगे। सरकार कहती है कि टैक्स डिडक्ट करना मतलब पेमेंट देते समय पैसा काटना एक अलग एस्पेक्ट है। हमें कई जगह से ऐसी जानकारियां चाहिए कि भैया ये सामान खरीदा किसने, या ये टेंडर किसने लिया, ये लीज किसने ली, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जैसे तेंदुपत्ता है, जंगल की लकड़ी है ना, लिकर है, शराब है, विदेश यात्राएं हैं। बोले ये सब ट्रांजैक्शंस में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, बायर, हमें उनकी जानकारी भी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं छोटा सा एग्जांपल देके इस बात को यहीं फिनिश करूंगा। वो बात है, आप एक गाड़ी खरीदने जाइए आज,
गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए से बड़ी होना कोई बहुत बड़ी बात आजकल नहीं बची है। और छोटी मोटी ऑल्टो खरीदनी हो तो एक अलग बात है, 7-8 लाख रुपए तक की आ जाएंगी। अदरवाइज जरा सी अच्छी गाड़ी लेने जाओ 10 लाख से ऊपर निकल जाती है। सरकार ने नियम बना रखा है कि 10 लाख रुपए से ऊपर की जो भी गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों को खरीदते समय बेचने वाला आपसे 1% टोटल वैल्यू का एक्स्ट्रा लेगा। बोले क्यों लेगा साहब? बोले वो हमें जमा करेगा। हमें तो पता चले कि आपकी हैसियत फॉर्च्यूनर खरीदने की है या आपकी हैसियत ऑल्टो खरीदने की है। बोले आप वो कैसे पता करोगे? बोले आप हर साल इनकम टैक्स की जानकारियां भेजते हो ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरना। बोले वो करते हो कि नहीं करते हो? बोले आप अपनी इनकम दिखा रहे हो 2.5-3 लाख रुपए साल की, और आप खरीदने पहुंच गए फॉर्च्यूनर या MG हेक्टर। बोले आपकी इतनी हैसियत है कि नहीं है? अभी इनकम तो दिखा नहीं रहे हो और आप ये गाड़ियां खरीद रहे हो, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये पता चला दाल ही काली है पूरी। होता ही नहीं होता। तो लोग अपने नंबर 2 की इनकम से ही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो सरकार उस नंबर 2 का मतलब जो अनअकाउंटेड मनी है, जिसका कहीं लिखा पड़ी नहीं है, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार ने TDS और TCS के रूप में 2 हथियारों का उपयोग किया है। 2 ऐसे टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम ज्यादातर ट्रांजैक्शंस में ट्रैप हो जाते हैं और फिर मजबूरी में हमें अपनी इनकम्स को शो करना होता है। और यही सरकार का पर्पस है। भाई आप समझिए, देश को चलाने के लिए, देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो है। बिना अर्थ सब अनर्थ। अब अर्थ माने पैसा कहां से आएगा? देश की जो सरकार है, उस विषय पर मैं आ रहा हूं, उसके पास पैसा आने का सोर्स क्या क्या है, इस विषय पर हम अभी आते हैं। तो आपने एक चीज समझी कि सरकार को हर व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, उस व्यक्ति से चाहिए टैक्स। अब वो टैक्स सरकार को ईमानदारी से देगा या नहीं देगा, इस बात को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 2 टूल्स यूज किए, TDS और TCS। तो ज्यादातर बड़े ट्रांजैक्शन इसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पहले इनकम टैक्स के विषय में आपसे चर्चा करते हैं कि आखिर ये इनकम टैक्स होता क्या है। मंजीत ठीक है, अंदर जा रहा है ना सब? स्पंज बन के बैठना। मैं देता हूं ना कई बार एग्जांपल क्लासेस में, स्पंज, पत्थर और लकड़ी। कई लोग इसमें से कैसे हैं पता है? स्पंज जैसे। आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल अंदर तक जा रहा है। कई लोग लकड़ी जैसे हैं, ऊपर से बड़े गीले दिखेंगे, लेकिन बाहर धूप लगते ही सब उड़ जाएगा। और कई लोग पत्थर जैसे हैं, बोले बोलते रहो सर, अब आप सुन लेते हैं। बोले बाहर तक भी नहीं जाएंगे हम, तो रूम के बाहर जाएंगे, सूख जाएंगे हम। अब आप कौन हो, ध्यान रखना। तो अपने माइंड को ओपन करके बैठा है, कोई भी प्रश्न मन में आए, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आपने कहीं कुछ देखा हो, सुना हो, समझा हो, अब वो प्रश्न मेरे तक लेकर आए। यथासंभव कोशिश करूंगा मैं उस प्रश्न का जवाब आपको दे पाऊं। हो सकता है शायद मेरी नॉलेज उतनी ना रहे किसी समय पर, बट हाँ, मैंने बहुत कुछ चीजें देखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं, तो उसके आधार पर मैं कोशिश करूंगा आपको मार्गदर्शन दे पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मुख्य विषय है, चूंकि TDS और TCS कुछ नहीं है, इनकम टैक्स ही है। फर्क ये है, इनकम टैक्स में हम टैक्स देते हैं बाद में, TDS TCS के रूप में टैक्स हमारा पहले ही कट जाता है। बस इतनी सी फर्क है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसकी पूरी प्रोसेस हम लोग कैसे करने वाले हैं वो देखने से पहले आज हम थोड़ा इनकम टैक्स के विषय में चर्चा करते हैं। तो साथियों, इनकम टैक्स, भारतीय आयकर का जो इतिहास है वो 1860 के आसपास से लिखना शुरू हुआ। पहला प्रश्न माइंड में आ सकता है, सर आयकर आखिरकार देश में आया कैसे? आपको पता होगा हमारे देश में जो व्यवस्थाएं रही हैं वो राजा महाराजाओं वाली रही हैं। शासन रहे हैं कई राजा महाराजाओं के, लेकिन जब से अंग्रेज हमारे देश में आए तो वो ब्रिटिश शासनकाल से आए थे, तो उनके पास बहुत तरह के कानूनों का सिस्टम था। हम यदि किसी भी विषय की जड़ को एक बार समझ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैं चाहूं तो अभी हल्के फुल्के में इनकम टैक्स समझा के बात को खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप जनरल चीजों को समझने का प्रयास करें। आखिरकार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि आप इस देश के यूथ हो, युवा हो, आपके पास यदि सही नॉलेज होगी, सही डायरेक्शन होगी, तो निश्चित सी बात है आप भविष्य में अच्छा काम कर पाओगे। तो बात शुरू होती है कि साहब आखिरकार इनकम टैक्स भारत में कब से आया और क्यों आया? तो यहां बात चल रही थी कि आयकर का हमारे देश में
उत्पत्ति कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति से, जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बगावत की। उस समय अंग्रेजों को बहुत हैवी नुकसान झेलना पड़ा। तो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए कुछ ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भारत देश में आयकर कानून लगाने का प्रस्ताव दिया और वो लागू हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस इंडिया के ऊपर लगाए, भारत में रहने वाले लोगों के ऊपर लगाए। अब वो प्रथा फिर बीच में बंद हुई, फिर चालू हो गई, और करते करते जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद भी ये चीज़ लगातार चालू रही, क्योंकि ये तर्क दिया गया कि भाई देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसे के लिए हम लोगों को टैक्स लगाना चाहिए। तो फाइनली 1961 में, इसके बीच में बहुत सारे साल ऐसे, आपको जब गूगलिंग करोगे, चैट जीपीटी करोगे, तो उसमें कई सारे साल आपको मिलेंगे जहाँ आयकर कानूनों में बदलाव किए गए। तो 1961 वो साल था आखिरी जब इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया, और वो कानून आज तक हमारे देश में चलता आ रहा है। अभी रिसेंटली आपने शायद सुना हो, इस साल के बजट में हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने नए आयकर कानून का प्रस्ताव दे दिया है। उस पर चर्चा भी हो गई है, और पूरी उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2026 से वो हमारे देश में लागू हो भी जाएगा। यानी कि अगली बार जो कानून अब बनेगा उसका नाम क्या होगा? भारतीय आयकर कानून 2025, क्योंकि वो 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका नाम हो जाएगा 2025। मतलब 1961 वाला खत्म हो जाएगा अगले साल। लेकिन जब तक चल रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई काम तो उसी में करना है हम लोगों को। ठीक है अंकित? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई बात सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही? चलिए, तो अब बात यहां आती है कि आयकर कानून 1860 में जो बना और आज जो चल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे? देखो, समय के साथ में इनकम के सोर्सेज भी बदले, सरकारें बदली, देश की जनसंख्या बढ़ी, तो लगातार उस चीज में बदलाव होते रहे, तो कानून तो बहुत बदल गया है। मॉडर्न स्तर पे कहें तो ये कुछ उस तरह की स्थिति है कि एक बहुत बड़ा घर था, उस घर में पहले 4-5 सदस्य थे, आज वो सदस्य बढ़ के 40-50 हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए, उस एक ही घर में रहने वाले लोगों ने उस घर को घर नहीं चिड़ियाघर बना दिया होगा। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो देश का कानून था, वो कानून तो बना था उस समय के हिसाब से, लेकिन आज हम 2025 में जी रहे हैं और देश की जनसंख्या ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो कानून बना था उस समय का और आज की स्थिति में बहुत बदलाव किए गए हैं, इतने बदलाव किए गए हैं कि वो इतनी सी किताब बढ़ के इतनी हो गई, और उसमें इतने बदलाव, इतने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, इतने हाई कोर्ट के डिसीजन, इतने ट्रिब्यूनल के डिसीजन, कि अच्छा खासा व्यक्ति उसको समझना और समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करते हुए एक सरल कानून के रूप में नया कानून बना करके अगले साल हमारे देश में लागू हो जाएगा, ऐसा अभी तक हमको लग रहा है। अभी इसमें बात यहाँ ये आई कि सर इनकम टैक्स आखिरकार लिया क्यों जाता है? तो इसका प्रश्न का जवाब मुझे लगता है लगभग लोग हमको मिल चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोगों को पैसा के जो सोर्सेज हैं, उसमें से एक जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है? आयकर। ठीक है, टैक्सेस बोल सकते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी आ जाता है और डायरेक्ट टैक्सेस भी आ जाते हैं। ओके, बोले सर सरकार यदि टैक्सेस के अलावा क्या कहीं और से भी पैसे की व्यवस्था करती है, क्या केवल टैक्सेस पर ही डिपेंडेंट है? नहीं, सरकार इसके अलावा 3-4 और सोर्सेज हैं जहां से व्यवस्थाएं करती है। तो सबसे प्रमुख सोर्स तो एक टैक्स हो ही गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सर और क्या सोर्स हो सकता है? वर्ल्ड बैंक। सरकार अपने देश में बहुत सारे की प्रोजेक्ट्स रन करती है, उनके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा उसको लेना पड़ता है। बात यहाँ इनकम का सोर्स की बात नहीं हो रही है, पैसे का सोर्स, पैसा कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को मिलता है। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है? बोलो। गवर्नमेंट कंपनीज, वेरी गुड। गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज से गवर्नमेंट को प्रॉफिट आता है। बोले सर ऐसी कैसी गवर्नमेंट कंपनीज हैं? LIC, HP, BEL, HAL, है कि नहीं? तो ऐसी ढेरों कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के, पावर ग्रिड, भेल, है ना, ऐसे में तो 2-4-10 नाम बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कोल इंडिया, ये कंपनियां सब गवर्नमेंट ओन्ड है। तो इनमें जो रेवेन्यू आता है वो पूरा गवर्नमेंट को जाता है। LIC के केस में लास्ट जो न्यूज मेरे पास थी, लगभग 95,000 करोड़ रुपए का एक चेक
LIC चेयरमैन द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया 95,000 करोड़। अब LIC की इनकम कितनी होगी आप वो सोच के देखिए। वो इनकम फिर पॉलिसी होल्डर्स में बांटी जाती है एज एन बोनस, और गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा, क्योंकि आखिरकार कंपनी तो गवर्नमेंट ने शुरू की थी। वो समझ में आ रही मेरी बात? तो गवर्नमेंट को इनकम का एक सोर्स हो गया टैक्सेस, दूसरा सोर्सेस हो गया वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, तीसरा सोर्सेस हो गया गवर्नमेंट कंपनीज से होने वाली आय, और चौथा सोर्स होता है गवर्नमेंट देश के जो प्राकृतिक या अदर संसाधन जो है उनकी नीलामी करती है, वो संसाधनों को बेचती है। कोयला की खदानें बेची, टोल जो रोडें बनाने के बाद टोल्स लगाए उनकी नीलामी की, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला सबको याद है कि नहीं है राजा? 2G मतलब अभी तो 5G में आ गए हम लोग। 2G के टाइम पर बड़ा बड़ा घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था। तो बड़ा उस समय 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो उसके बाद उस समय बड़ा जो कांग्रेस की क्रिटिसाइज हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए। तो बेसिकली देश की जो नेचुरल संसाधन होते हैं, चाहे कोयला हो, 2G हो, या कुछ खदानें हो, पत्थर की खदानें, रेत की खदानें, है ना, या कोई भी तरह का लाइसेंसिंग हो, उसमें सरकार क्या करती है, बड़ा पैसा अर्न करती है उनको नीलाम करके या उनको किसी और को लीज आउट करके। तो ये कुछ मोटे मोटे सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट की इनकम के। बट बात यहाँ आ रही है इनकम टैक्स की। हम लौट फिर के इनकम टैक्स पे आते हैं। तो अभी हम GST कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सरकार की आय का एक जो बड़ा स्रोत आज के समय में बन गया है वो है GST, जिससे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए साल का, महीने का, सॉरी 2 लाख करोड़ रुपए महीना, लगभग बता रहा हूं एवरेजन, सरकार कमाने लगी है। पहले जब GST लागू हुआ था तो ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास था, अब ये बढ़ के डबल हो गया लगभग। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि सरकार लगातार इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर फोकस कर रही है, क्योंकि इसमें से टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा इजी है। डायरेक्ट टैक्सेशन में से भी लगभग 20-1 लाख करोड़ रुपया सालाना सरकार, जिसमें कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों तरह के टैक्सेस शामिल होते हैं। मतलब जो कंपनीज के थ्रू टैक्सेस आते हैं वो टैक्सेस भी बड़े पोर्शन में होते हैं, और बाकी आप और हम इंडिविजुअल व्यक्ति जो भी टैक्स भरते हैं, या अदर फर्में होती है, पार्टनरशिप फर्में हैं, वो सब जो टैक्सेस भरे जाते हैं, वो सब टैक्सेस भी कुल मिलाकर के इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस से सरकार को लगभग 20-1 लाख करोड़ रुपए सालाना का इनकम होता है, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सरकार को आते हैं GST के महीने के। तो 24 से 1 लाख करोड़ ये हो गए। तो इस 40 से 45 लाख करोड़ रुपए सरकार को आय होती है टैक्सेस से। इसके अलावा फिर वो अदर चीजें करते हैं, वो अलग। तो ऐसे में अब आप सोच के देखिए कि सरकार की आय का स्रोत यदि इतना हैवी है तो खर्चे भी कितने हैवी होंगे, आप सोच के देख सकते हैं ना। मैं इस विषय पर अभी थोड़ा बजट के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट हाँ, मैं एक चीज में जानना चाहूंगा कि सरकार के लिए टैक्सेस लेना कितना जरूरी है। अब आपने इसकी महत्वपूर्ण समझ पा रहे हैं ना। अब कोई व्यक्ति है यार, किसी की इनकम घर चलाने के लिए कहीं से होती है, यदि कोई व्यक्ति उस इनकम को छुड़ाएगा या बचाएगा, चुराएगा, तो डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा। तो सरकार भी कहती है यार हम देश के लिए कर रहे हैं, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अब यानी कि कोई व्यक्ति उस टैक्स को नहीं दे रहा है तो सरकार कहती है तो गलत बात है। तो उसके लिए फिर सरकार क्या करती है, कई तरह के सजाओं के, दंड के प्रावधान कानूनों में किए जाते हैं। ये वाली बात हम लोग समझते हैं। कोई भी कानून शब्द ही 2 चीजों से मिलकर बना है कि आपके दायित्व क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आपके अधिकार क्या है। यदि आपने उन दायित्वों को, कर्तव्यों को यदि आपने नहीं निभाया, तो फिर सरकार आपके ऊपर बहुत तरह की पेनल्टीज या बहुत तरह के सजाओं के प्रावधान वो करती है। इवन GST में अब गिरफ्तारी तक के प्रावधान है। तो ये जो भय दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया जाता है ताकि लोग कानून का पालन करें, वरना कौन पालन करेगा मुझे बताओ। आज आपको डर लगता है तभी आप हेलमेट पहन के चलते हो। अपने मुरैना में तो खैर इतना नहीं है अभी, बट फिर भी जब भी चेकिंग होती है तो हम अपने कागज भी अपने जेब में रख के चलते हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं तो टिकट लेके चढ़ते हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो एक भय है ना मन में कि भैया ये पालन करना पड़ेगा, वरना इसके लिए फिर हमें दंड मिल सकता है। तो ऐसे ही टैक्सेस के अंदर भी यदि हम लोगों को काम करना है तो ये भय हमारे दिमाग में होता है। अब वो स्पष्ट नहीं है तो कई बार अज्ञानता में हमसे गलत काम हो जाता है। तो ये क्लासेस का पर्पस है आपके अंदर उस ज्ञान की चीजों को दिमाग में डालना। अच्छा, अब बात आती है कि सर
इनकम टैक्स सरकार की आय का स्रोत है, ये बात हमने समझ ली। लेकिन क्या सर इनकम टैक्स के अलावा यदि मान के चलो सर टैक्सेस ना हो तो क्या तो इसके अलावा सरकार पे आय का कुछ और स्रोत है? तो मैं कहूंगा नहीं। तभी हम में से बीच में से बैठे हुए कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं सर सरकार तो रुपए छापती है, वो टैक्स लेती क्यों है सरकार? टैक्स रुपए ना ले, वो सरकार क्या करे, सरकार नोट छाप ले। जैसे 2000 के नोट छापे थे, फिर बंद कर दिए, 500 के छापे। तो सरकार तो नोट छापने की मशीनें रखती है, नोट छाप दे और चाहे जितने नोट बांट दे, सरकार को टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह के प्रश्न कभी क्या किसी के दिमाग में आते हैं? सर एक डाउट है। हाँ सर जो देश रहते हैं सर वो टैक्स ही नहीं लेते अपने से सिटीजन से, तो वो खर्चा कैसे चलाते हैं? बिल्कुल। टैक्स फ्री कंट्रीज है ना देश हमारे मतलब वर्ल्ड में एक दो कुछ कंट्रीज हैं जो शायद टैक्स फ्री हैं। ऑयल यूनाइटेड अरब कंट्री से होता है, उनकी वो खर्चा कैसे चलाते हैं? उनको जरूरत नहीं है टैक्स। मैं इन प्रश्नों पे आ रहा हूँ। और कोई प्रश्न? एक दो प्रश्न जैसे ये आए, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। और प्रश्न ये है कि सरकार आखिर नोट छाप क्यों नहीं लेती? बात आय कर की ही चल रही है, लेकिन हम उसका मूल जड़ में जा रहे हैं कि सरकार को टैक्स क्यों चाहिए, क्यों नहीं वो नोट छाप लेती? ये प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए और इनके जवाब भी आप पे होने चाहिए। करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है। सर वर्ल्ड बैंक जितना परमिशन देती है उतने ही छापते। वर्ल्ड बैंक? हाँ सर, जो धन है सर वो वर्ल्ड तो बैंक 2000 के नोट जब हमने छापे तो क्या वर्ल्ड बैंक से पूछ के छापे थे? जितनी की सर संपत्ति छापते हैं वहां से परमिशन मिलती है। अपना कितना गोल्ड सर उनके पास मैं नहीं समझता वर्ल्ड बैंक का कोई ये कॉन्सेप्ट। आपने कहाँ पढ़ा है वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट? वर्ल्ड बैंक से परमिशन का कोई चक्कर नहीं है, मैं बताता हूँ इस विषय में और मैं आता हूँ। देखिए क्या होता है, इस तरह की गलतियां बोले, बेवकूफियां बोले, दो कंट्रियों ने की है, वेनेजुएला और एक जिम्बाब्वे। आपने शायद कहीं पढ़ा हो, सुना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा करेंसी छाप के और अपने देश के लोगों को बांट दी। तो वहां क्या हुआ, वहां पर एक कंसेप्ट चलता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। ये पूरा गड़बड़ा गया। देखिए आज आप में से ज्यादातर लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं, मतलब हम यूथ की बात करें तो, है ना, सबको अच्छा लगता है। हर एक कोई जब गाड़ी खरीदने की बात आती है तो मर्सिडीज या फिर BMW या फिर बहुत जैगुआर बड़े बड़े ब्रांड खरीदना चाहता है। जब भी घर खरीदने की बनाने की बात आती है, घूमने की बात आती है, तो हर कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, पेरिस, इटली, रोम जाना चाहता है। लेकिन जाते हम बागेश्वर धाम तक हैं, है ना, जाते हम लोग चित्रकूट तक हैं, मथुरा तक हैं, वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड है। आज मेरी कैपेसिटी है दुबई जाने की, तो मैं दुबई तक ही जाऊंगा। सिंगापुर जानी होगी तो सिंगापुर तक जाऊंगा। तो अभी मान के चलें कल सुबह, ऐसा मेरी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए आ जाए, सबके पास। फिर क्या होगा? दुबई जाओगे? दुबई जाने के लिए टिकट तो अवेलेबल हो, फ्लाइट्स तो अवेलेबल हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गंभीरता से समझना। आपने बोला था अब तो सीधा आईफोन 14 to 16 मैक्स प्रो आ गया है, बोले वही चाहिए। आपने फोन लगाया, सामने वाला क्या कहेगा, भाई साहब आउट ऑफ स्टॉक। बोले तुम जैसे करोड़पति सड़कों में घूम रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, डिमांड नहीं है, नहीं, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं हो पा रही, सप्लाई नहीं हो पा रही। आप समझो आज यदि सेब 200-250 रुपए किलो आ रहा है तो हर एक कोई तो नहीं खरीद सकता। और कल यदि सब पे पैसे हो 250 क्या वो 2500 रुपए किलो हो जाए तो आदमी खरीदेगा। जिम्बाब्वे में यही तो हुआ कि इतनी सप्लाई, इतना ओवरफ्लो हो गया कि लोग छोटा सा ब्रेड का पैकेट खरीदने भी जा रहे हैं ना तो नोटों की गड्डियां भर भर के हाथों में लेके जा रहे हैं। ये स्थिति फोटोज आप नेट पे सर्च करोगे मिलेंगे आप। प्रॉब्लम क्या है, देश की इकोनॉमी में सरकार नोट क्यों नहीं छाप सकती? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देश की जो अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो स्थिति है, महंगाई है, वो अनलिमिटेड, वो
कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। एक तो ये इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट इसमें लगता है। दूसरा, करेंसी जब भी हम देखते हैं, आपने कभी इस बात पे गौर किया क्या, करेंसी जब भी हमारे हाथ में होती है, कोई भी नोट हमारे हाथ में होता है, तो उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कभी सोचा ये क्यों लिखा हुआ है? इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बताओ। वही नहीं करना। गुड। सर आरबीआई प्रॉमिस कर रहा है जिसके पास ये नोट है कि उसके पास 500 रुपए हैं, वो नहीं। बट व्हाई, मतलब कैसे 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 प्रॉमिस कर रहा है? थिंक अबाउट इट। अच्छा चलिए, चूंकि टाइम का भी लिमिटेशन है तो हम अपने कंसेप्ट को यहीं पर क्लियर करता हूं मैं। आपको याद होगा कि जितनी भी हमने पुराने काल के कहानियां पढ़ी, इतिहास पढ़ा, मूवीज देखी, वहां पर एक्सचेंज का माध्यम क्या हुआ करता था? सामान देना और सामान लेना। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चला। फिर उसके बाद क्या आया? कॉइन्स, मुद्रा, जैसे हम लोग ना मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। तो बेसिकली किसी भी देश में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए जो आपके देश के अंदर एक्सेप्टेबल हो हर किसी के द्वारा। तो वो जो कॉमन इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ, दैट वाज द गोल्ड, पीला सोना, पीली धातु जैसे हम बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि वो गोल्ड था, अब गोल्ड को एक्सचेंज करने का माध्यम तो बनाया गया, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी वैल्यू डिटरमाइन करना, और दूसरा उसको ले जाना इनकन्वीनियंट था। तो उसकी जगह फिर प्रचलन में क्या आए? करेंसीज। अभी देश जब आजाद, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो उसको उनकी भी करेंसीज चला करती थी। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसको हम सिंपल वे में समझें कि देश में गोल्ड का जो रिजर्व होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको करेंसीज इशू की जाती हैं। मैंने कहा एग्जैक्टली मूल्य धातु का है। आप समझिए, कागज का कोई मूल्य नहीं है, ये तो टुकड़ा है कागज का। जब 1000 के और 500 के नोट बंद किए मोदी जी ने 8 नवंबर को बड़े प्यार से, भाइयों और बहनों कहते हुए, तो उसके बाद क्या हुआ? वो रद्दी हो गए, क्योंकि वो टेंडर नहीं है। अब वो मतलब बेसिकली उसको कोई वैल्यू नहीं बची उसकी। गवर्नमेंट, आरबीआई कह दिया कि भैया कोई लेकर आएगा तो मैं इसका कोई भुगतान नहीं करूंगी। तो किस चीज का भुगतान नहीं करेगी वो? एग्जैक्टली उतने अमाउंट के गोल्ड का। क्योंकि एक बात का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लो कि आयकर कह रहा हूं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो करेंसी है, उस करेंसी के पीछे का जो मूलभूत चीज है वो क्या है? गोल्ड। अब इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। बोले सर अमेरिका का डॉलर 80 रुपए का, इंडिया का 80 रुपए देने पड़ते हैं तब $1 आता है, चाइना का कुछ करेंसी है, ये पावरफुल कंट्रीज क्यों हैं? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं, सब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। अभी हम उनमें नहीं जा पाएंगे डिटेल में क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो अभी हमारा मेन कंसेप्ट जो क्वेश्चन था वो क्या है कि भैया देश में गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं छाप सकती? नंबर 1 तो अर्थव्यवस्था के लिए गड़बड़ रहेगा, डिमांड सप्लाई पूरी गड़बड़ा जाएगी। नंबर 2, उतने अमाउंट का गोल्ड तो हो। अच्छा, छोटा सा प्रश्न मैं पूछता हूं, आप सोच के देखिए, एक जाली नोट करके हम सुनते हैं, बोले साहब ये जाली नोट है, और हम डर जाते हैं, हम फाड़ के फेंक देते हैं उसको। ऐसा होता है कि नहीं कई बार? बोले जाली नोट आ गया है, तो ये तो बैंक में पकड़ गए तो बैंक वाले सीधे पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, ये फैक्ट बात। तो बैंक वाले, यदि आपका जान पहचान का तो अलग बात है, अदरवाइज बैंक वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बैंक वाले उस नोट को एक्सेप्ट कर नहीं सकते। अब सामने वाला किस इंटेंशन से लेकर आया पता नहीं है। तो अमूमन मैंने देखा है, सुना है कि पुलिस में भी कंप्लेंट भी होती है कि साहब ये जाली नोट हमारे यहाँ ही मिले हैं, या तो वो सामने वाले को दे देते हैं कि तू ले जा इसको, फाड़ फूड़ के फेंक दे, जो करना हो। आखिरकार समस्या क्या है? एक 500 का नोट मेरे पास ये रखा हुआ है, और एक 500 का नोट मेरे पास ये रखा हुआ है। अभी दोनों में मान के चलो एक जाली है, एक असली है। तो सरकार क्यों चिंतित है इसको लेके कि ये जाली नोट या जो फेक नोट हैं, इनको लेके सरकार चिंतित क्यों हो है? उतना गोल्ड नहीं है। एग्जैक्टली, उतना सरकार पे देने के लिए गोल्ड नहीं है। आज की डेट में मान के चलो मैं ये 500 के नोट मैं अपने साइन करके इशू कर दूं, एक नोट इशू किया मैंने इनको, लेकिन मेरे से कल 2 लोग मांगने वाले आ गए, 2 लोग मांगने वाले आ गए, तो मैं देने का सक्षम तो एक ही नोट के लिए हूं ना, तो दूसरा मतलब नोट नकली है।
तो सरकार कहती है कि भैया इतने नोट यदि मार्केट में सर्कुलेशन में हैं और उनमें से पता चला एक बड़ा हिस्सा नकली नोटों का है, तो कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था को इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि सरकार के पास यदि अभी 2000 के नोट वापस लिए उन्होंने, अब कल की डेट में 500 के नोट वापस ले लें, पता चला कि जितने नोट उन्होंने जारी नहीं किए उससे ज्यादा वापस आ जाए, तो इसका मतलब क्या कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था में ये कहीं ना कहीं डेंट हो रहा है। तो सरकार क्या करती है कि 500 के या 1000 के जो नोट्स हैं उनके लिए फिर वो बड़े स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स अपनाती है। इसका आप ऐसे देखो वैसे देखो, देखा है कभी आपने? इसमें ये देखते हैं ना, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, ये इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये सब किस लिए है? ताकि इसका कोई डुप्लीकेट ना बनाए, पर डुप्लीकेट बना भी ले तो तुरंत पकड़ में आ जाए। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स के लिए किया जाता है। क्लियर हो रही बात? तो बात यहाँ ये है कि सरकार को इनकम टैक्स देश की जनता से चाहिए, क्योंकि सरकार को चाहिए पैसा। पैसा सरकार या तो वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में भी लेती है, या नेचुरल रिसोर्सेज को सेल आउट करती है, लीज आउट करती है, या फिर कंपनीज का प्रॉफिट कमाती है, या टैक्स के रूप में कमाती है। अभी देश में सरकार अनलिमिटेड मनी छाप नहीं सकती है, तभी तो फिर टैक्स लेने की जरूरत ही ना पड़े। उसका कारण क्या बताया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड एंड सप्लाई गड़बड़ा जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, देश के अंदर जो भी पैसा करेंसी इशू की जाती है, उस करेंसी के पीछे जो बेस होता है वो धातु होती है, यानी कि सोना होता है। यदि उससे ज्यादा आप करोगे तो भी आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं है। देश के अंदर मैं कल परसों ही कहीं नेट पे देख रहा था, लगभग आरबीआई के पास करंटली 900-950 टन कुछ ऐसा सोना पड़ा हुआ है आरबीआई के पास। उसके बेसिस पर उसने ये करेंसीज प्रिंट करके इशू की हुई हैं, तो इसकी कुछ वैल्यू बड़े लाखों करोड़ों रुपए में ज्यादा जाती है। तो वो अभी हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। बट आज आपने मोटा मोटा ये समझ लिया कि सर देश के अंदर आयकर कानून या जीएसटी कानून जो लाया गया वो देश में सरकार को पैसा के लिए, सोर्स के लिए चाहिए, और सरकार अनलिमिटेड पैसा प्रिंट नहीं कर सकती है, और सरकार के पास आय के क्या क्या स्रोत है। ये 3-4 मोटी मोटी बातें हमने समझने का प्रयास किया। हमको अकाउंटिंग करनी है और हमें तो सर टीडीएस और टीसीएस लगाना है। आप तो ये बताओ, देखो इनकम टैक्स आखिरकार इसी का भाई, मतलब इसके जो मेन पेरेंट है वो इनकम टैक्स है। टीडीएस टीसीएस तो चचेरे भाई बहन है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम पहले इनकम टैक्स को समझें कि आखिरकार इनकम टैक्स देश में कैसे लगाया जा रहा है और कब लगाया जा रहा है, किस पर लगाया जा रहा है। ये बात हमने समझ ली तो फिर हम टीडीएस टीसीएस के बारे में बड़े आसानी से बात कर पाएंगे। तो देखिए, इनकम टैक्स कानून की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ शब्दों से हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी। जैसे आपको हमने अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया तो आपने देखा कि हमने आपको असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार जब आप इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने जाएंगे तो कुछ बेसिक शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वो शब्द क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप इनकम टैक्स कानून की बात करेंगे तो यहां सबसे पहला एक जो शब्द आता है वो आता है असेसमेंट ईयर। हालांकि आने वाला जो नया कानून है, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें शायद इसका नाम बदल के उन्होंने टैक्स ईयर कर दिया है। टैक्स ईयर, असेसमेंट ईयर खत्म कर दिया है, टैक्स ईयर कर दिया। बट अभी है तो हम इसको पढ़ेंगे अभी। और इसी से संबंधित एक शब्द होता है प्रीवियस ईयर। एक शब्द होता है पर्सन, एक शब्द होता है असेसी, असेसमेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शन, एग्जम्पशन। मैं सारे शब्दों को एकदम नहीं ले रहा अभी। एग्जम्पशन, रिबेट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम आपसे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। तो देखिए, इनकम टैक्स कानून के अंदर हमने अभी देखा कि हम जिस साल में, हमारे यहाँ अकाउंटिंग कैसे होती है फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024-25। ये कौन सी, ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर। अब इस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा मैंने कमाया, या ऋतिक रोशन ने कमाया, या अडानी अंबानी ने कमाया, जिस किसी ने कमाया, इसी एक साल में कमाया,
इस पैसे पर मुझे टैक्स भरना है कब? ये नॉर्मली भरा जाता है अगले साल 2025-26 में। इसी साल को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गणना करना। आपको मालूम है बच्चों के स्कूलों में असेसमेंट होते हैं? आपने सुना है कभी? अपने घर परिवारों में कई बार बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल में असेसमेंट है अभी। तो एग्जैक्टली वो क्या होता है? वो क्या होता है? उन्होंने जितनी पढ़ाई लिखाई की, उस पढ़ाई लिखाई की चेकिंग हो रही है कि आपके ने जो पढ़ा लिखा वो आपको आता भी है या नहीं आता। इनकम टैक्स में सरकार क्या करती है? वो हमारा असेसमेंट करती है, लेकिन वो क्या कहती है कि देखो, मैं से कौन कह रहा है, सरकार या आयकर विभाग, दोनों को एक ही मानो। सरकार क्या क्या है कह रही है कि देखो, मैं हर व्यक्ति के पास जा करके उनसे उनकी इनकम का ब्यौरा नहीं मांग सकती। डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि इतना मैन पावर नहीं है, इतना मैन फोर्स नहीं है कि हम लोग इतने लोगों को 150 करोड़ की जनता के बीच में जाकर के और हर एक व्यक्ति से जानकारियां मांग पाए। तो बोले क्या करते हैं? बोले एक काम करते हैं, पहली नजर में हम ये मानेंगे कि आप सब ईमानदार हो, यू ऑल आर ऑनेस्ट। तो बोले हम आपके ऊपर छोड़ते हैं क्या, कि आप अपनी इनकम खुद से हमें बताओ और हम उसको ठीक मान लेंगे। अब यदि हमें कहीं लगेगा कि गड़बड़ है, कैसे वो लगेगा? सरकार आजकल स्मार्ट है, एआई का भी यूज करने लगी है ना। पहले सरकार के पास खुफिया विभाग हुआ करता था, सूचनाएं मिला करती थी, फिर उस पर छापे पड़ते थे। इस विषय पर मैं कल बात करूंगा। बाकी सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं यदि विदेश यात्राएं कर रहा हूं, मैं BMW खरीद रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, भगवान करे वो दिन आए ठीक है। तो अब ऐसे में, और मैं सरकार को बोल रहा हूं कि साहब मैं साल के मुश्किल से 5-6 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। सरकार बोलेगी, क्या बोलेगी? उल्लू समझ रखा है क्या? बोले विदेश यात्राएं कर रहे हो और गाड़ियां खरीद रहे हो और इनकम दिखा रहे हो जरा सी। अभी बीच में केस हुआ था ना, वो धाकड़ साहब थे, कोई कैलारस सवलगढ़ के थे, वो सिंगापुर घूम रहे हैं, दुबई घूम रहे हैं, श्रीलंका घूम रहे हैं, परिवार को घुमा रहे हैं और इनकम दिखा रहे हैं जरा सी। तो किसी ने शिकायत कर दी लोकायुक्त वगैरह में, तो आयकर का भी वो हो गया, लोकायुक्त का भी हो गया। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में छुप नहीं सकता। तो सरकार का कहना यह है कि हम आपको बोलेंगे इसको सेल्फ असेसमेंट। बोले आप अपना असेसमेंट खुद से करो, हम आपसे नहीं बोल रहे कि जो है आप अपनी जानकारियां जो है हमारे किसी व्यक्ति को दो, नहीं। बोले आप ईमानदार हो। तो आप बोलोगे साहब कैसे करें? तो वो इसके लिए हम आपको क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्म दे देते हैं। फॉर्म आप जैसे एडमिशन ले लेते हो ना, आप एक फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म में कुछ जानकारियां मांगी जाती हैं, आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, एड्रेस सब चीजें। सरकार ने भी क्या करती है, हर साल हमें कुछ फॉर्म देती है, जिस इन फॉर्म का नाम होता है ITR, और ये 1 से लेके 7 फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सरकार हमें ये फॉर्म देती है हर साल। बोले आप अपने अपने हिसाब से अपना अपना फॉर्म चुन के और उसमें जानकारियां भर के हमें भेज दो। तो इसे हम क्या मान लेंगे? सेल्फ असेसमेंट। खुद से आपने खुद की टैक्स की गणना की और सरकार को जमा कर दिया। अब यदि सरकार को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो सरकार फिर आपसे क्वेश्चन हायर कर सकती है। तो जिस साल आप अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करते हो, वो ईयर क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर। और नॉर्मली जिस साल में आपने पैसा कमाया, वो साल क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, मैं अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर में चल रहा हूं? तो ये 24-25 भी तो असेसमेंट ईयर है, लेकिन किस साल के लिए? 23-24 के लिए। तो जब हम असेसमेंट ईयर की बात कर रहे होते हैं, तो पीछे वाले साल को क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं कि मैं फाइनेंशियल ईयर पैसा कमा रहा हूं, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। तो जब मैं 24-25 में आऊंगा, तो ये साल क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर, पिछला साल। तो ये शब्द अभी चलते हैं, बहुत जल्दी ये शब्द हट करके क्या आ जाएगा? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर करके शब्द आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, और फाइनेंशियल ईयर
सॉरी असेसमेंट ईयर क्या, जिस साल हम अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं, क्या तारीखें होती हैं, कैसे जमा होता है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन सब टाइम लगेगा उसमें, इतना टाइम तो देना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल। पर्सन क्या होता है, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा 5 मिनट में। पर्सन क्या होता है? व्यक्ति। मैं पहले जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था हर एक शब्द पे ध्यान देना। आप में से जीएसटी कितने लोगों ने पढ़ लिया? पढ़ लिया। जीएसटी में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिखाया गया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेस क्या होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेस क्या होता है? पैन कार्ड। अब ये पैन कार्ड जो बनाया जाता है, इस पैन कार्ड की भी कुछ खूबियां होती हैं। तो आयकर विभाग या आयकर कानून ये कहता है कि पूरे देश में केवल और केवल आप और हम ही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? आप और हम। अभी तक सामान्यतः जिनको नहीं पता बोले ये व्यक्ति है, मतलब एक जीवित इंसान जो चलता फिरता है, खाता पीता है, परिवार है जिसका। लेकिन आयकर कहता है कि देखो भाई, हमें चाहिए टैक्स। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पर। इनकम कौन कमाता है? व्यक्ति। अभी बात ये आई कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई व्यापार करेंगे तो वहां पर टैक्स कौन देगा? तो उन्होंने क्या कहा कि बोले ऐसे केसेस में जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई काम करते हैं तो वहां हम जिस संस्था में वो काम हो रहा है उस संस्था को एक व्यक्ति मानेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो संस्था पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, हो सकता है कई सारे ट्रस्ट सोसाइटीज। जो मैंने बताया था शुरुआत में भी आप लोगों को कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो अलग बात है, लेकिन जितने भी स्कूल, कॉलेज, मंदिर, चर्च, गिरजाघर, बहुत सारी समितियां, समाज सेवा समितियां, वो सब ट्रस्ट या सोसाइटीज के रूप में काम कर रही हैं। वहां भी पैसे का लेन देन हो रहा है। सरकार कहती है हो सकता है यहाँ भी आप पैसा कमा रहे हो तो आप अपनी रिपोर्टिंग हमें दो, उसको भी व्यक्ति मान लिया गया। यूनिवर्सिटीज, उनको भी व्यक्ति माना गया। पुलिस के कई विभाग होते हैं, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको भी उन्होंने एक व्यक्ति माना है। तो बोले आप जिस तरह के व्यक्ति हो उस तरह का पैन कार्ड आपको इशू किया जाएगा। तो व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि इसके लिए हमारे चैनल पर और इंस्टा पर मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, बट स्टिल हम कल दोबारा से इसके बारे में बात करेंगे कि ये पर्सन शब्द कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो जिस व्यक्ति को टैक्स जमा करना है वो कौन कहलाएगा? असेसी। और उसके टैक्स कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं असेसमेंट। ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है? देखिए, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से। इसमें बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी भी आएंगे। वो यहाँ 1.5-2 महीने 3 महीने रुकेंगे और हर साल होता है। वो हर साल इंडिया आते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी आते हो सकता है उनमें से कई लोगों ने इंडिया में पार्टनरशिप कर ली हो, व्यापार भी शुरू कर दिया हो। कोई बड़ी बात नहीं है। बोले इंडिया बड़ी अच्छी कंट्री है, बोले आना जाना यहाँ लगा रहता है तो व्यापार भी डाल देते हैं यहाँ पर, हो सकता है। तो ऐसे में कई विदेशी लोग भी क्या करते हैं, कई बार इंडिया में आकर के रहते हैं और यहाँ व्यापार भी करते हैं, कि पैसा भी कमाते हैं। या बहुत सारे विदेशी यूट्यूबर्स हैं, वो यहाँ आकर के यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूब इंडिया से वो पैसा ले रहे हैं, है ना। या कई बार उल्टा होता है, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आते जाते रहते हैं। और इंडिया के तो है ही हम लोग, हम तो कहीं बाहर आने जा नहीं रहे, हम तो भैया यहीं हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं, सरकार कहती है हम आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, आप कहाँ के हो। कई बार हम इंडिया के हैं लेकिन 10 साल से इंडिया आए ही नहीं है, तो आप इंडिया के हो ही नहीं। आप जो पैसा कमा रहे हो बाहर, वो आप वहीं पे टैक्स भरो। लेकिन आपकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी हुई है, आपकी एफडीज यहाँ बैंकों में है, उसका ब्याज आपको मिल रहा है, उसका किराया आ रहा है, आपको शेयर मार्केट से आपको गेन हो रहा है। ये काम तो कोई भी कहीं बैठ के कर सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। तो मोटे स्तर पे यह बात आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति शब्द के बारे में कल और बात करेंगे, चाहे वो इंडिया का निवासी यानी कि इंडिया का सिटीजन हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ना, पासपोर्ट आपका कहाँ का है? पासपोर्ट मेरा कनाडा का है, मैं इंडिया में रह रहा हूँ 2 साल से, यहीं रह के अपना जॉब कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो आप कहीं की भी, नागरिकता आपकी कहीं की भी हो, लेकिन इंडिया में आप रह रहे हो, तो आपका जो इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इंडिया का माना जाएगा, आपको टैक्स भी इंडिया में भरना पड़ेगा। डिडक्शंस
रिबेट, एग्जम्पशंस, ये जो बात होती है वो कब होती है? जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि साहब 2.5 लाख रुपए तक वालों को टैक्स नहीं देना, अब तो 12 लाख का सिस्टम आ गया इस साल, बोले सबने सुना होगा ना, 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हम बात करेंगे इस क्लास में कि आखिरकार ये 12 लाख पर टैक्स कैसे नहीं लगेगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। टॉपिक तो हमारा मेनली टीडीएस और टीसीएस ही है, क्योंकि टैली में प्रैक्टिकल इसी का होने वाला है। बट आप यदि इस दुनियादारी में जाओगे तो आपको इनकम टैक्स की यदि बेसिक बातें पता होंगी तो आप बड़ी आसानी से सामने वाले से चर्चा कर पाओगे, उसकी बातों को समझ पाओगे। इन क्लासेस का पर्पस ये है। कल हम कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स के विषय में और जो बेसिक बातें हैं वो आपको हम बताएं, और कल टैक्स की कैलकुलेशंस, हेड ऑफ इनकम, 5 तरह की हेड इनकम होते हैं, इनके बारे में हम कल बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो कल मॉर्निंग ठीक 9 बजे हम मिल रहे हैं। क्लासेस, वैसे इस तरह की क्लासेस में पता है क्या होता है, कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए, क्योंकि एक बार फ्लो जो बनता है ना, फ्लो टूटता है 1-1 घंटे में। कल यदि आप लोग सहमत हो तो क्या हम कल 9 से 11 कर सकते हैं, ताकि कल मैं इनकम टैक्स वाले टॉपिक को कल फिनिश कर दूंगा, ठीक है। ताकि हम परसों 2 दिनों में टीडीएस और टीसीएस को कवर करेंगे, ठीक है? तो कल घर पे कह के आइएगा, है ना? अच्छी बात है किसी का फोन नहीं बजा, वरना फोन बजने लगते हैं, बड़ी चिंता करते हैं घर वाले हमारी, है? अब नहीं करते। अब बोले मालूम मालूम है, बोले अब क्या चिंता करोगे, हाँ? चलिए, तो कल सुबह ठीक 9 बजे मिलेंगे हम लोग आपसे।